हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में आप सब दोस्तों का स्वागत है क्लास 9th के विद्यार्थियों का। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर साबित होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, साइंस का जितना भी क्वेश्चन है ये रिपीटेड सवाल है, कई बार एग्जाम में बन सकता है और बना भी है दोस्तों। ठीक है, हो सकता है इस बार आपका एग्जाम में रिपीट हो जाए। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में कौन कौन सा साइंस का सवाल है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो बोला गया है वो बोला गया स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जिसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? इस यंत्र को जो है क्या कहते हैं? ठीक है, स्वचालित वाहन में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित कर देता है और इस यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? इस यंत्र को ओडोमीटर कहा जाता है जो दूरी को नापता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होगा आज का कि सरल रेखीय गति का उदाहरण कौन है? सरल रेखीय मतलब जो एक इस टाइप का गति में लगातार एकदम गति करते रहे। ठीक है, सरल रेखा गति में। तो सरल रेखीय गति यहाँ पर कौन होगा? सड़क पर कार की गति। ठीक है, सड़क पर कार की गति। बाकी आप देखिए यहाँ बोला गया सरल लोलक की गति, तो सरल लोलक मतलब ऐसा होगा, तो इसमें ऐसे ऐसे गति जो सरल लोलक का होगा ये भी नहीं होगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी गति कर रहा है इसे, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार में जो घूम रहा है, इसको भी सरल रेखीय गति नहीं बोलेंगे क्योंकि वृत्ताकार गति बोल लेंगे इसको। तो सरल रेखीय गति यानी सरल रेखा में गति कौन कर रहा है? तो सड़क पर कार की गति, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? इकाई समय है और निश्चित दिशा में, तो इसको वेग कहते हैं। ठीक है, वेग। आगे है एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होता है? अगर एक समान मतलब कि लगातार एक समान गति हो रहा है, हो सकता है कि 2 मीटर पर सेकंड से कोई निकला और अभी भी मतलब 2 मीटर पर सेकंड के मेंटेन करते हुए अंतिम जगह गंतव्य स्थान तक पहुंच गया। तो अगर 2 मीटर पर सेकंड यानी कि समान गति रहेगा, गति उसका कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा? जब गति एकदम एक जैसा अवस्था में रहेगा तो त्वरण जो होगा वो शून्य होगा। अगर गति घटे बढ़ेगा तब जाके त्वरण जो होगा प्लस माइनस हो सकता है, अदरवाइज जो आपका त्वरण है वो शून्य ही हो सकता है। नेक्स्ट बोला गया संवेग। ठीक है, संवेग यानी कि द्रव्यमान और गुणनफल के वेग और द्रव्यमान के यानी v इंटू एम। ठीक है, v m इंटू भी, ऐसे भी बोल सकते हैं m इंटू भी, यानी संवेग p बराबर क्या होता है? m भी होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला भी होता है। तो संवेग जो है कैसा राशि है? तो संवेग दोस्तों एक सदिश राशि, इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अगला छठा सवाल है कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण क्या कहलाता है? तो जितनी भी वस्तुएं हैं सभी अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यानी कि अगर वो विराम में है तो चाहेगी कि हम विराम में रहें, और अगर गति में है, ठीक है, अगर गति में है तो चाहेगा कि हम गति में ही रहे, फ्लो करते रहें। तो ये दोस्तों है जड़त्व के गुण को दर्शाया जाता है, जड़त्व के गुण को। नेक्स्ट 7वां नंबर सवाल है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक, ठीक है, तो संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 है और 34 है, यानी बी का यहाँ 34 दे रखा है और ए का दे रखा है 6, तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा? तो ए का जड़ा तो बी से अधिक होगा, नहीं, ए का तो नहीं होगा क्योंकि ये ए का तो 6 है। बी का जड़ा तो ए से अधिक होगा, तो बिल्कुल यही ऑप्शन सही है कि बी का जड़त्व जो है ए से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है? न्यूटन का कौन सा गति का नियम है? तो द्वितीयक नियम जो है वो गति का वास्तविक नियम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक क्या होता है? आपको पता है जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। और यहाँ बोला पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो यह किस बल के कारण लगाती है? मतलब पृथ्वी जो है आपका सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रही है, ठीक है, चारों ओर चक्कर लगा रही है इस तरह से, तो वो कौन सा बल की वजह से हो पाता है? तो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो जी है इसका एसआई मात्रक जो होता है दोस्तों होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका है सी। ठीक है, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, दो वस्तु के बीच का दूरी अगर हम लोग आधा कर दें, ठीक है, दो वस्तु के बीच का दूरी क्या है, इसको आधा कर दें, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का होगा? तो जब भी
दो वस्तुओं के बीच की दूरी को अगर आधा करेंगे तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा, ठीक है, घटेगा और ये 4 गुना घट जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर में चलता है, ठीक है। वह जो है वस्तु के वर्ग दूरी के स्क्वायर वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है। यानी अगर हम दूरी अगर बढ़ाए, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, घटेगा, और दूरी को अगर कम करें तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मान सभी जगह पर क्या होता है, द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान का मान जो दोस्तों होता है वो समान होता है, लेकिन अगर बात किया जाए तो असमान किसका होता है, तो भार का। भार मतलब भार जो होता है ना, भार का मान जो होगा हर जगह बदलेगा। जैसे पृथ्वी में कोई चीज़ अगर 10 है तो उसका 1/6 कहाँ हो जाता है, चंद्रमा में। तो चंद्रमा में 1/6 होता है भार, लेकिन बाकी द्रव्यमान जो है हर जगह बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, दिए गए चित्र में पदार्थ की किस अवस्था को दिखाया गया है। आप देखिए पदार्थ का कण जो है काफ़ी सटा महसूस हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सटा हुआ है। तो जो सबसे ज़्यादा सटा होता है वो ठोस में होता है, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर वही थोड़ा दूर दूर होता है, जैसे इतना दूर दूर, तो वो द्रव में आता है, और अगर बहुत ज़्यादा दूर अगर पदार्थ के कण हो जाते हैं तो वो गैस में आता है। इसलिए गैस के जो कण होते हैं बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। आगे 16 नंबर है, 16 नंबर बोला गया कि अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से मिलती है, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है। अगरबत्ती का गुण तो हमको दूर से पता चल जाता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए कौन सा गुण उत्तरदायी है, तो पहला ऑप्शन है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये नहीं होगा। दूसरा स्थान है, दूसरा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त संस्थान, ये भी नहीं होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे से घर्षित करते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका 16 का होगा डी, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। आखिर मान के चलिए आपका एक कमरा है, ठीक है, और एक कमरा यहाँ है, यहाँ आपका मान के चलिए पूजा घर है, यहाँ जहाँ अगरबत्ती जलाए आप, बाकी आप अपने रूम पर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, इसका गंध यहाँ तक आ जाता है। किस वजह से आता है, क्योंकि पदार्थ के कण जो है लगातार गतिशील होते हैं, और खास करके अगरबत्ती का जो गंध आता है वो गैस है, मतलब अगरबत्ती का जो धुआं निकलता है वो गैस है, तो गैस का कण जो है सबसे ज़्यादा स्वतंत्र होता है, इसलिए दूसरे रूम तक वे पहुँच जाता है। आगे 17वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में विसरण की गति सबसे तेज होगी। तो विसरण जल में, ऑक्सीजन में, लोहा में या तेल में। तो ऑक्सीजन में हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है गैस है, और गैस का जो है गति सबसे अधिक होता है, इसलिए विसरण बहुत तेजी से होगा। नेक्स्ट बोला है 18 नंबर की, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं। 1 kg ठोस होगा वायुमंडलीय दाब पर, और उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की प्रक्रिया, और उसके गलनांक किसको कहते हैं, तो जितना डिग्री में गलना चालू होता है उसको गलनांक कहते हैं। तो गलनांक से द्रव में बदलने के लिए जितना ऊर्जा का आवश्यकता होता है उसको क्या कहते हैं, तो वो होता है उसको संगलन की गुप्त या प्रसुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट 19वां नंबर है कि द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में। देखिए हम लोग को पता है कि ठोस से दूसरा चीज में बदलता है द्रव में, ठोस से बदलता है द्रव में, और द्रव से जो बदलता है वो गैस में बदलता है। लेकिन यहाँ क्या बोला गया कि द्रव अवस्था में बदले बिना, यानी द्रव में नहीं बदलेगा, और ठोस से सीधे कहाँ पहुँच जाएगा, गैस में, ठीक है, ठोस से सीधे गैस में पहुँच जाएगा, तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, तो दोस्तों उस क्रिया को जो है वो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। यानी मान के चलिए आप नेपथिलीन और कपूर की गोली रख दीजिए, ठीक है, कपूर की गोली और नेपथिलीन जो आपका फिनाइल गोली होता है, नेपथिलीन, ठीक है, नेपथिलीन को अगर आप रख देते कपड़े में जो सुगंधित करने के लिए, तो उसमें नेपथिलीन का गोली जो आप ऐसे रखे, ठीक है, और कुछ दिन बाद आप देखिएगा तो वो पूरा गायब है वहाँ से, इसका मतलब वो क्या चीज़ में बदल गया, गैस में, जबकि इसको कायदे से बदलना चाहिए था द्रव में, लेकिन वो द्रव में नहीं बदल के सीधे गैस में बदल गया, ठीक है, तो उसको ऊर्ध्वपातित कहते हैं, ऊर्ध्वपातन हो गया उसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। कम ताप पर, देखिए क्वथनांक मतलब होता है जितना में डबकना चालू होगा, डबकना चालू होगा, ठीक है, तो बोला है कम ताप पर। मान के चलिए कोई जो है पानी है उबलना चालू होगा 50 डिग्री में, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50 डिग्री ले लिए इसको हम, और ये उबलना चालू हुआ, लेकिन क्वथनांक का मेरा लेवल 50 है, लेकिन ये 40 डिग्री तक गया, 40 डिग्री तक जाने के बाद द्रव से सीधे ही बदल गया वाष्प में, तो उसको कौन चीज़ बोलेंगे हम लोग, ठीक है, तो बी इसका हो जाएगा वाष्पीकरण बोलेंगे उसको। चलिए 0 डिग्री सेल्सियस जो है, अगला क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है। तो 0 डिग्री सेल्सियस बोला है के में लगाना है, तो प्लस 273 इसको ऐड करेंगे, यानी 273 केल्विन, इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट 22वां सवाल है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का, डाल्टन के क्या है? तो बोला गया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। द्रव्यमान संरक्षण का, ठीक है, तो सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होता है, और परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है। तो यही जो 22 का सी नंबर ऑप्शन है, यही डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या को फुलफिल करता है जो द्रव्यमान संरक्षण के लिए उन्होंने दिया था।
आगे 23वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिफाइड है, इसका अर्थ क्या है? तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है, या दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है। ठीक है, तो यही ऑप्शन जो आपका सही है, बी नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 24वां, बोला किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, तत्व का अगर सूक्ष्मतम कण बोला जाए, तत्व का सूक्ष्मतम कण बोला जाए तो वो परमाणु होता है। ठीक है, वहीं अगर यौगिक का बात किया जाए बच्चे, तो यौगिक का जो होता है वो अणु होता है, उसे अणु कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा बी, अणु। उसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर्परमाणुक है? चतुर्परमाणु यानी 4 परमाणु से मिलकर बना है। देखिए, CaCO3, तो Ca एक है, उसके बाद कार्बन एक है और ऑक्सीजन 3 है, यानी ये 5 को हो गया। NH3 का अगर बात किया जाए तो नाइट्रोजन एक है और हाइड्रोजन 3 है, तो ये तो चतुर्परमाणुक है, बिल्कुल यही चतुर्परमाणुक होगा, बी नंबर। बाकी अब देखिए, H2O का अगर बात किया जाए तो ये 3 परमाणु है, NaCl का बात किया जाए तो ये 2 परमाणु है। ठीक है, तो 4 परमाणु यहाँ पर ये बोला था। तो परमाणु अगर आपको ध्यान से दे कि कौन चतुर्परमाणुक है, कौन बहुपरमाणुक है, कौन त्रिपरमाणुक है, ठीक है, तो आपको ध्यान से ऐड करना है कि कौन कौन सा तत्व पहले दिया है, उसको आपको निकाल के और लिखना है कि उसका संख्या कितना है। बहुत ही आसान है, बन जाएगा आराम से। अगला सवाल है, 36 ग्राम जल को मोल में बदले। 36 ग्राम जल को मोल में बदले। दोस्तों देखिए, एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, मोल बराबर होता है द्रव्यमान। ठीक है, मोल बराबर द्रव्यमान होता है और बट्टे अनुभार होता है। अब देखिए, 36 ग्राम दे रखा है हम लोग को द्रव्यमान, तो 36 ग्राम लिख देंगे, और बाकी यहाँ अनुभार किसका है? जल का बोला है। ठीक है, तो जल जो होता है वो क्या होता है? जल होता है H2O। ठीक है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 और यहाँ 2 है, तो इसलिए 2 हो जाएगा हाइड्रोजन का। उसके बाद ऑक्सीजन का जो होता है संख्या 8 होता है। ठीक है, 8 होता है, और इसका द्रव्यमान निकालेंगे 16 हो जाएगा। तो कुल मिला के 2 + 16 कितना हो गया? 18 हो गया। 18 यहाँ बिठा देंगे, और 18 दूना 36 हो जाएगा, यानी कि 2 मोल हो जाएगा। ठीक है, 2 मोल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका है 26 का ए नंबर, 2 मोल हो जाएगा। उसके बाद आगे बोला है 27 नंबर के 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? 5 मोल। ठीक है, तो मोल बराबर अभी आपको बताया, मोल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और बट्टे का होता है अनुभार। द्रव्यमान बट्टे अणु का भार होता है वो। ठीक है, मोल देखिए इस बार आपको दे दिया 5 मोल। ठीक है, 5 मोल यहाँ दे दिया। द्रव्यमान क्या करना है आपको? निकालना है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान और बट्टे का भार निकालना है, तो द्रव्यमान तो यही हो जाएगा, और अनुभार निकाल लेंगे इसका। नाइट्रोजन दे रखा है, ठीक है, और 5 मोल देख रखा है नाइट्रोजन, तो कितना हो जाएगा इसका? तो 5 मोल नाइट्रोजन, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, नाइट्रोजन का 7 होता है। ठीक है, के रूप में होता है, कभी भी नाइट्रोजन अकेला तो होता नहीं है, N2 के रूप में होता है। एक नाइट्रोजन का 7 होता है संख्या, दो का कितना हो गया? 7 7 14 हो गया, और 2 ठो है तो इसको 2 से गुना मारेंगे, यानी कि कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, ये 28 हो गया, पूरा 28 हो गया। अब यहाँ क्या करना है? 5, और यहाँ हो गया आपका द्रव्यमान और बट्टे का 28। द्रव्यमान निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो द्रव्यमान इधर छूट जाएगा, बराबर 5 8 40 का जो बाकी 4 5 10 4 14, यानी कि 140 यूनिफाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा बच्चे। अगला सवाल है कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का बिजली घर जो है माइटोकॉन्ड्रिया, काफी लॉलीपॉप सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर के, निम्नलिखित में से किस कोशिका का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो अपना डीएनए और अपना राइबोसोम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का ही होता है। अगला सवाल है, किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो वो होता है लाइसोसोम, और लाइसोसोम अगर फट गया तो फिर पूरा कोशिका ही बर्बाद हो सकता है। अगला सवाल है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण क्या है? प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? जो बहुत पहले बना हुआ। ठीक है, तो अमीबा, बैक्टीरिया, कवक या मनुष्य, तो बैक्टीरिया हो जाएगा, जिसको हम लोग जीवाणु की श्रेणी में रखेंगे, जीवाणु की श्रेणी में इसको रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया जो होती है कहाँ पर होती है? झिल्ली जीवात जनन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो अंतःप्रारंभिक जलिका में होती है। अगला सवाल है, अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या जो है कितनी होती है? अर्धसूत्री में होता है 4, और बाकी अगर समसूत्री का बात किया है तो 2 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, तो उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? एक जीव के गुणसूत्रों में अगर एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, बोला उस जीव के अंडे के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? तो समसूत्री हुआ होगा इसमें, तो 2 से काट देंगे, 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका आधा हो जाएगा, यहाँ पे 34 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 9। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, पौधों में जल और खनिज लवण का संवहन कौन करता है? तो देखिए, जल से जाइलम, और जल से जाइलम, और जल से जल। ठीक है, बाकी जड़ से जड़ भी कह सकते हैं, जड़ से जल और खनिज लवण को लेने वाला कौन होता है? जाइलम होता है। वहीं फ्लोएम एक होता है, फ्लोएम का फ्लोएम का काम क्या होता है? तो फ्लोएम का काम जो होता है दोस्तों, तैयार भोजन को, पत्ता में जो तैयार भोजन होता है उसको सभी दिशाओं में पहुंचाता है। अगला सवाल है, रक्त एक उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है? तो रक्त एक संयोजी उत्तक, क्योंकि कनेक्टिंग टिश्यू बोल सकते हैं, क्योंकि रक्त जो है शरीर को जोड़ने का काम भी करता है।
अगला, अस्थि एवं मांसपेशी को जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है? अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने वाला जो है टेंडन कहलाता है, जबकि अगर सिर्फ अस्थि और रस्सी ले ले, बोन और बोन ले ले, तो वो लिगामेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो ऐसा पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है उसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं, उसको क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। अगला सवाल है, किस ऊतक के विभाजन में से पौधों की लंबाई होती है? तो जितना विभज्योतक बढ़ते जाएगा उतना पेड़ पौधा का लंबाई जो है बढ़ते चला जाता है, लेकिन पेड़ पौधा भी हमेशा नहीं बढ़ता, क्योंकि इसमें भी कुछ अपने ये होते हैं, हार्मोन होते हैं, जैसे कि एब्सिसिक अम्ल हो गया, साइटोन, उसके बाद आपका जो हो गया, तो ये सब कुछ कुछ जो होता है वो हार्मोन होता है जो पेड़ पौधा को, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ठीक है, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल हो गया, ये सब जो है रोकता है। तो नेक्स्ट हम लोग 40वां क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम सवाल, उसकी मुख्य गुहा की आंतरिक सतह पर किस तरह की ऊतक जो है बना रहता है? तो मुख्य गुहा जो होता है उसका आंतरिक सतह, जैसे बकल कैविटी है मुख्य गुहा, उसमें का जो आंतरिक भित्ति है वो एपिडर्मल कोशिका की बनी होती है। तो दोस्तों ये था आप लोग का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन था, ठीक है, जो पुराने ईयर का है, समझ लीजिए आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर। और किसी भी एग्जाम को करने के लिए कम से कम पिछले 5 से 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 5 से 7 साल के मॉडल पेपर क्वेश्चन जो है, यानी क्वेश्चन बैंक वाला, सब कुछ कंप्लीट कर लेना आप सभी को, ताकि एग्ज़ाम जो है आराम से अच्छे से जाए, और जहाँ से भी क्वेश्चन बने दोस्तों आराम से आप हैंडल कर लें उसको। तो चलिए, अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।